स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ अमायरा पटवर्धन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2014 में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब सैपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड, जिसको लिखा है इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने। इस किताब में कुल मिला के 5 भाग और 14 अध्याय है। मैं आपसे विनती करूंगी कि अच्छे अनुभव के लिए आप हेडफोन्स का उपयोग करें। इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने 2014 में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब सैपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड लिखी थी। आधुनिक मानव के अफ्रीका में पहली बार प्रकट होने से लेकर आज तक यह किताब हमारी प्रजाति होमो सेपियंस के इतिहास का एक दिलचस्प और विचारोत्तेजक सारांश प्रस्तुत करती है। हरारी सांस्कृतिक, समाजशास्त्रीय और तकनीकी प्रगति पर गहराई से चर्चा करते हैं, जिसने हमारी प्रजाति और हमारे ग्रह को प्रभावित किया है, क्योंकि वे मानव इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ों की जांच करते हैं। परिचय। संज्ञानात्मक क्रांति। पुस्तक के पहले अध्याय में हरारी संज्ञानात्मक क्रांति के विचार को प्रस्तुत करते हैं, जो मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनका तर्क है कि होमो सेपियंस को अन्य जानवरों से अलग करने वाली बात यह है कि हम साझा मिथकों और कहानियों का आविष्कार करने और उन्हें बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। धर्म, धन और राष्ट्र जैसी चीजों के बारे में इन साझा मान्यताओं की बदौलत हम बड़े समूहों में एक साथ काम करने और जटिल समाज बनाने में सक्षम हुए हैं। भाग 1। संज्ञानात्मक क्रांति। अध्याय 1। एक महत्वहीन जानवर। एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस हमें होमो सेपियंस के विकासवादी इतिहास की शुरुआत में ले जाता है, इस बात पर जोर देकर कि हम अपनी प्रजाति के अधिकांश अस्तित्व के लिए पृथ्वी पर एकमात्र मानव प्रजाति नहीं थे। वह हमारी प्रजाति के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण पर प्रकाश डालता है। वास्तव में हरारी ने खुलासा किया कि उस समय पृथ्वी पर कई मानव प्रजातियां एक साथ रहती थीं, जो दर्शाता है कि होमो सेपियंस प्रमुख प्रजाति नहीं थी। हरारी हमें उस समय में वापस ले जाते हैं जब होमो सेपियंस बस कई मानव प्रजातियों में से एक था जो विभिन्न स्थानों और स्थितियों में मौजूद थे। इनमें से प्रत्येक मानव प्रजाति में अद्वितीय शारीरिक और मानसिक विशेषताएं थी जो उनके पर्यावरण के अनुरूप थी। होमो सेपियंस मानव विकास के पेड़ की एक और शाखा मात्र थे। वे न तो असाधारण थे और न ही अन्य प्रजातियों से बेहतर थे। कहानी इस बात पर जोर देती है कि होमो सेपियंस न तो शीर्ष शिकारी थे और न ही उस समय सबसे प्रचलित जीवित रूप थे। वे केवल ऐसी दुनिया में रहने का प्रयास कर रहे थे जहां निएंडरथल और अन्य होमिनिड्स उनके साथ सुर्खियों में थे। यह अध्याय हमारी प्रजाति द्वारा सामना की गई आरंभिक कठिनाइयों और बाधाओं की गहन समझ के लिए आधार तैयार करता है। यह हमारी नीच शुरुआत और मानव इतिहास में हमारे पूर्वजों के लगातार प्रमुखता की ओर बढ़ने की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। हरारी की कहानी पाठकों को इस मोड़ के महत्व को पहचानने के लिए प्रेरित करती है, जब होमो सेपियंस एक ऐसी प्रजाति से बदल गया जो महत्वहीन प्रतीत होती थी, एक ऐसी प्रजाति में जिसने बाद में पृथ्वी पर राज किया। अध्याय 2। ज्ञान का वृक्ष। हरारी होमो सेपियंस की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर गहराई से अध्ययन करते हुए उन कारकों पर प्रकाश डालते हैं जो हमारी प्रजाति को अलग करते हैं और जटिल समाजों के विकास तथा अभूतपूर्व पैमाने पर सहयोग करने की क्षमता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने जिन सबसे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमताओं का पता लगाया है, उनमें से एक भाषा है। भाषा एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने होमो सेपियंस को न केवल तात्कालिक पर्यावरण के बारे में बल्कि अतीत और भविष्य जैसी अमूर्त अवधारणाओं के बारे में भी संवाद करने की अनुमति दी। भाषा के माध्यम से अमूर्त विचारों को व्यक्त करने की क्षमता ने समूहों के भीतर सहयोग, योजना और ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया। इस अनूठी विशेषता ने शुरुआती मनुष्यों को ऐसे तरीकों से प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाया जिसकी बराबरी कोई अन्य प्रजाति नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त हरारी मिथकों और कहानियों में विश्वास की शक्ति को रेखांकित करते हैं। होमो सेपियंस में साझा कथाओं को बनाने और उन पर विश्वास करने की उल्लेखनीय क्षमता है जो तत्काल संवेदी अनुभवों से परे हैं। ये मिथक और कहानियां एक एकीकृत शक्ति के रूप में काम करती हैं, समूहों को एक साथ बांधती हैं और उन्हें साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं, चाहे वे साझा धार्मिक विश्वासों, सांस्कृतिक कहानियों या अन्य सामूहिक कथाओं के माध्यम से हों। संक्षेप में, यह इन साझा मिथकों को बनाने और उन पर विश्वास करने की क्षमता थी जिसने होमो सेपियंस को बड़े, अधिक संगठित समुदाय बनाने की अनुमति दी।
यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि केवल शारीरिक विशेषताएं ही हमें अन्य प्रजातियों से अलग नहीं करती, बल्कि हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं, विशेष रूप से भाषा और साझा कहानियों पर विश्वास करने और उन्हें प्रचारित करने की क्षमता ने हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय 3, आदम और हव्वा के जीवन का एक दिन। हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वजों के पर्यावरण को एडम और ईव के जीवन का एक दिन में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उन्होंने एक ऐसी जीवन शैली का चित्रण किया है जो कृषि और परिष्कृत सभ्यताओं से काफी पहले मानव इतिहास में मौजूद थी। इस समय के दौरान होमो सेपियंस अक्सर केवल कुछ दर्जन अन्य लोगों के साथ छोटे घनिष्ठ समाजों में रहते थे। ये समूह अविश्वसनीय रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे, जो अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की विशेष प्रतिभा और योगदान पर निर्भर थे। हरारी ने एक ऐसे जीवन की तस्वीर पेश की है जिसमें व्यक्ति को समुदाय से अलग करने वाली रेखाएं धुंधली थी। सहयोग न केवल एक जरूरत थी बल्कि एक विकल्प भी था। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण तत्व प्राकृतिक दुनिया से हमारा सीधा संबंध है। हरारी के अनुसार ये प्रागैतिहासिक मानव जीवित रहने के लिए प्राकृतिक दुनिया के अपने गहन ज्ञान पर निर्भर थे और अपने परिवेश के साथ शांति से रहते थे। वे शिकार, संग्रह और चारा इकट्ठा करने में लगे हुए थे और उनके अस्तित्व का तरीका पृथ्वी की चक्रीय लय से निकटता से जुड़ा हुआ था। उन्होंने ऐसा करके पर्यावरण की पूरी समझ हासिल की, जिसमें पौधे, जानवर और भूभाग शामिल थे। हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वजों के जीवन को हरारी ने इस तरह से दिखाया है कि यह कृषि क्रांति के साथ होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है। यह समुदाय के बीच परस्पर निर्भरता, प्रकृति के साथ एक मजबूत बंधन और तत्कालता और उपस्थिति की भावना से युक्त जीवन शैली का उदाहरण है। अध्याय 4, बाढ़। कृषि क्रांति के बारे में जानने से पहले हम शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से कृषि पर निर्भर संस्कृतियों में महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करते हैं। एक स्थान पर बसने, फसल उगाने और जानवरों को पालने की क्षमता के साथ लोग खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सक्षम थे। इस अधिशेष ने समस्याओं के साथ साथ जनसंख्या विस्तार और जटिल समाजों को भी जन्म दिया। सामाजिक पदानुक्रम और नए प्रकार की असमानता का उदय एक महत्वपूर्ण परिणाम था। भूमि स्वामित्व, जो कृषि के लिए आवश्यक है, धन और शक्ति के स्रोत के रूप में विकसित हुआ, जिसने समाज को वर्गों में विभाजित कर दिया। संपत्ति और श्रम विभाजन दोनों का विचार दृढ़ हो गया। इसके अलावा बड़ी स्थायी बस्तियों ने बीमारी, स्वच्छता की स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं पैदा की। शुरुआती कृषि समुदाय निकट मानव संपर्क के कारण संक्रामक रोगों के प्रसार से प्रभावित थे। खानाबदोश जीवन शैली से स्थायी कृषि में संक्रमण पर प्रकाश डालने के अलावा द फ्लड इसके जटिल नतीजों की पड़ताल करता है। यह सामाजिक पदानुक्रम, असमानता, संपत्ति के अधिकार और एक गतिहीन जीवन शैली से उत्पन्न कठिनाइयों के उद्भव की जांच करता है। संरचित और व्यवस्थित समाज जो मानव सभ्यता के विकास को प्रभावित करेंगे, इस क्रांति के लिए धन्यवाद स्थापित किए गए थे। भाग 2, कृषि क्रांति। अध्याय 5, इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। जटिल अंतरक्रियाएं जो कृषि क्रांति का कारण बनी। वे इसे दोधारी तलवार के रूप में चित्रित करते हैं, जिसने प्रारंभिक मानव समुदायों को अवसर और कठिनाइयां दोनों प्रदान की। एक और, कृषि ने खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करना संभव बनाया, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि हुई और अधिक स्थापित बस्तियां बनी। लेकिन इस अप्रत्याशित धन की एक कीमत थी। चूंकि मनुष्यों को अपनी फसलों की देखभाल और सुरक्षा करनी थी, इसलिए स्वामित्व और निजी संपत्ति का विचार उभरा। इस परिवर्तन के कारण शिकारी संग्राहक समुदाय अधिक सांप्रदायिक और समतावादी से अभाव, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक पदानुक्रम की विशेषता वाले बन गए। हरारी इस बात की जांच करते हैं कि श्रमगहन कृषि से इत्मीनान से चारा इकट्ठा करने की ऐतिहासिक बदलाव ने मानव विकास के पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित किया। अध्याय 6, पिरामिड का निर्माण। पहली कृषि संस्कृतियों में विकसित हुई पदानुक्रम और संरचनाएं। वह इस बात का एक सम्मोहक उदाहरण देता है कि कैसे इन समाजों ने पिरामिड जैसी विशाल संरचनाओं के निर्माण में साझा लक्ष्यों के लिए लोगों की विशाल आबादी को संरचित किया। इन प्रारंभिक सभ्यताओं को बड़े पैमाने पर श्रम बलों को संगठित करने और जुटाने में उनके कौशल द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। ऐसे विशाल उपक्रमों के लिए न केवल शारीरिक श्रम की आवश्यकता थी,
बल्कि जटिल नियोजन और शक्ति की व्यवस्था भी थी। इन प्रागैतिहासिक समाजों की जटिलता और परिष्कार को हरारी द्वारा विषय की जांच के साथ साथ बाद में अधिक स्तरीकृत और संगठित सभ्यताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने के तरीके से उजागर किया गया है। अध्याय 7 मेमोरी ओवरलोड। कृषि क्रांति ने सांस्कृतिक स्मृति और प्रथाओं पर प्रभाव डाला। कृषि की ओर बदलाव के कारण नए रिकॉर्ड रखने और लिखने के तरीकों की आवश्यकता हुई। परिणामस्वरूप अधिक जटिल समाज उभरने में सक्षम हुए और जानकारी को संरक्षित किया जा सका। लेखन या अन्य रिकॉर्ड रखने की तकनीकों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना परिवर्तनकारी था। इसने सूचनाओं को संचित करना और पीढ़ियों के माध्यम से पारित करना संभव बना दिया, जिससे अधिक विकसित सभ्यताओं के लिए द्वार खुल गए। इस विषय पर हरारी की जांच उस महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है जो ज्ञान भंडारण और संचरण विधियों के निर्माण ने मानव संस्कृति और उन्नति को प्रभावित करने में निभाई। यह दर्शाता है कि कैसे कृषि की शुरुआत ने मानव संज्ञान और सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। भाग 3 मानव जाति का एकीकरण। अध्याय 8 इतिहास में न्याय नहीं है। इतिहास में कोई न्याय नहीं है। हरारी ने बताया कि पूरे मानव इतिहास में न्याय और समानता हासिल करना कितना मुश्किल और निराशाजनक रहा है। उनका तर्क है कि अत्यधिक असमानता और शोषण आम तौर पर मानव समाज की विशेषता रही है। हरारी की कहानी उस भयानक वास्तविकता पर जोर देती है जिसका सामना कई लोगों और समूहों को करना पड़ा है। अक्सर अनुचित प्रणालियों के परिणामस्वरूप जो शक्ति, आय और अवसर में अंतर बनाए रखती हैं। यह अध्याय इस बात की याद दिलाता है कि न्याय और समानता के विचार मानवता के इतिहास में अपेक्षाकृत नई अवधारणाएं हैं। पदानुक्रम, सामाजिक वर्ग और संस्थाएं जो दूसरों की कीमत पर कुछ लोगों या समूहों का पक्ष लेती हैं, वे अधिकांश मानव इतिहास की विशेषता रही हैं। हरारी की जांच से पाठकों को अन्याय और असमानता के कारणों के साथ साथ अधिक न्यायपूर्ण समाज के लिए निरंतर संघर्ष के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। अध्याय 9 इतिहास का तीर। पाठकों के लिए इतिहास का तीर में मानव संस्कृति और विचारों के वैश्विक प्रसार की खोज की गई है। वैश्वीकरण का विचार, जो संस्कृति, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से दुनिया के कई क्षेत्रों के अंतर संबंध को संदर्भित करता है, हरारी के काम का विषय है। वह भौगोलिक रूप से दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देने में साम्राज्यों और व्यापार मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखता है। हरारी की कहानी में इस बात पर जोर दिया गया है कि लोगों, चीजों और विचारों की आवाजाही मानव इतिहास का एक परिभाषित पहलू रही है। रोमन और ब्रिटिश साम्राज्यों जैसे साम्राज्यों ने विभिन्न राष्ट्रों और संस्कृतियों को जोड़ते हुए भूमि के विशाल क्षेत्रों पर अपनी शक्ति बढ़ाई। इसी तरह सिल्क रोड जैसे व्यापार मार्ग पूर्व से पश्चिम तक उत्पादों और ज्ञान के हस्तांतरण के लिए चैनलों के रूप में काम करते थे। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि कैसे मानव समाज एक दूसरे पर निर्भर हैं, साथ ही विचारों और संस्कृति के विश्वव्यापी आदान प्रदान ने हमारे समकालीन समाज को कैसे आकार दिया है। अध्याय 10 धन की गंध। हरारी इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि पैसा किस तरह से मानव संस्कृतियों को आकार देता है। वह पैसे के विकास और आधुनिक दुनिया पर वित्तीय प्रणालियों के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है। आर्थिक लेनदेन को सुविधाजनक बनाने और आर्थिक संस्थाओं को बनाने में पैसा एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, क्योंकि यह विनिमय के साधन और मूल्य के भंडार दोनों के रूप में कार्य करता है। हरारी की जांच पैसे की भौतिक विशेषताओं से आगे बढ़कर इसके इर्द गिर्द विकसित हुए जटिल संगठनों और प्रणालियों को देखने तक जाती है। मौजूदा वित्तीय प्रणालियां, जिनमें बैंक, शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नेटवर्क शामिल हैं, समाज के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। हरारी इन संस्थानों की जटिलताओं का पता लगाते हैं और बताते हैं कि वे वाणिज्य, निवेश और आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में आर्थिक प्रणालियों के विकास से लेकर समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की जटिलता तक मानव संस्कृतियों पर पैसे और वित्त के महत्वपूर्ण प्रभाव को सामने लाया गया है। हमसे यह विचार करने के लिए कहा गया है कि पैसे ने किस तरह से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण को आकार दिया है जिसमें हम वर्तमान में रह रहे हैं। भाग 4 वैज्ञानिक क्रांति। अध्याय 11 अज्ञान की खोज। इस अध्याय में हम मानव इतिहास के सबसे क्रांतिकारी युगों में से एक,
वैज्ञानिक क्रांति की यात्रा पर जाते हैं। यह अध्याय इस महत्वपूर्ण धारणा पर जोर देता है कि अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने का साहस और सीखने की इच्छा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है। वैज्ञानिक क्रांति के कारण मानवीय सोच में बदलाव आया, जो पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के युग के दौरान हुआ। इसने सदियों से चली आ रही सिद्धांत, रीति रिवाज और अंधविश्वास पर निर्भरता को आधिकारिक कारकों के रूप में तोड़ दिया। इसके बजाय इसने ज्ञान के स्तंभों के रूप में प्रयोग, आलोचनात्मक सोच और अनुभवजन्य अवलोकन को बढ़ावा दिया। हरारी इस बात पर जोर देते हैं कि इस समय मानव अज्ञानता की गहराई की खोज प्रमुख विकास था। उस समय कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे विचारकों और वैज्ञानिकों ने स्वीकृत ज्ञान को चुनौती दी और अज्ञात क्षेत्र की खोज की। वे शोध, प्रयोग और वैज्ञानिक प्रमाण की तलाश करने के लिए प्रेरित थे, क्योंकि उन्होंने पहचाना कि मानव समझ में बहुत बड़ी खाई थी। आधुनिक विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, जो व्यवस्थित अवलोकन, परिकल्पना, परीक्षण और साक्ष्य की खोज पर जोर देता है। इस अध्याय में मानवीय जिज्ञासा की परिवर्तनकारी क्षमता, ज्ञान की खोज और अपनी सीमाओं को स्वीकार करने पर जोर दिया गया है। वैज्ञानिक क्रांति ने वैज्ञानिक जांच और तकनीकी आविष्कार का युग शुरू किया, जो अज्ञानता और समझ की खोज को गले लगाकर आज भी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। अध्याय 12, 70,000 साल पुरानी संज्ञानात्मक क्रांति। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जड़ें इसी युग में हैं, जिसकी विशेषता होमो सेपियंस की असाधारण संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। हरारी मानव मस्तिष्क की विशाल रचनात्मक क्षमता और मिथक बनाने की क्षमता को रेखांकित करते हैं। उनके अनुसार हमारे पूर्वज अपनी संज्ञानात्मक लचीलेपन के कारण तत्काल संवेदी अनुभवों से परे साझा कहानियों और अवधारणाओं पर विश्वास करने में सक्षम थे। इन सामूहिक रूप से आयोजित कहानियों ने जटिल सभ्यताओं और सांस्कृतिक प्रणालियों में सहकारी व्यवहार और संगठनात्मक संरचना के लिए वैचारिक ढांचे के रूप में कार्य किया। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मिथकों और अमूर्त अवधारणाओं का आविष्कार करने की मनुष्य की क्षमता ने आखिरकार विज्ञान के विकास में कैसे योगदान दिया। शुरुआती वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक दुनिया को समझाने के लिए मॉडल और परिकल्पनाएं विकसित करके मिथकों और अंधविश्वासों के दायरे से परे वास्तविकता को समझने की अपनी खोज शुरू की। वैज्ञानिक पद्धति किस तरह समकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव बनी, इस पर अपनी चर्चा में हरारी ने साक्ष्य, अवलोकन और व्यवस्थित जांच के महत्व पर जोर दिया। परिवर्तन के इस दौर ने जांच और खोज की भावना को बढ़ावा दिया और साथ ही लोगों की सोच में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया। दूसरी संज्ञानात्मक क्रांति ने दुनिया को समझने और नियंत्रित करने की हमारी क्षमता पर स्थायी प्रभाव डाला है और पाठकों को इस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मनुष्य ने कल्पना की शक्ति का उपयोग करके और वैज्ञानिक जांच को अपनाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और समकालीन प्रौद्योगिकी के विकास को प्रभावित करने में आश्चर्यजनक प्रगति की है। भाग 5, वैज्ञानिक क्रांति। अध्याय 13, सफलता का रहस्य। पूंजीवाद का विचार और इसने आधुनिक दुनिया को आकार देने के तरीके को किस तरह गहराई से प्रभावित किया है। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, बाजार संचालित प्रतिस्पर्धा और लाभ की खोज पूंजीवाद के रूप में जानी जाने वाली आर्थिक और सामाजिक प्रणाली की विशेषताएं हैं। पूंजीवाद की प्रक्रियाओं के अपने विश्लेषण में हरारी ने पता लगाया कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कैसे हावी हो गया। धन की खोज, उद्यमशीलता और आविष्कार पूंजीवाद के मूल सिद्धांत हैं। इसने आर्थिक विस्तार, तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है। उपभोग पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। पूंजीवादी समाज में वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करना मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा किसी की पहचान, स्थिति और संतुष्टि को व्यक्त करने का एक तरीका है। उपभोक्ता व्यवहार विपणन और विज्ञापन से काफी प्रभावित होता है। हरारी ने पूंजीवाद के सुख की खोज से संबंधों पर भी गहनता से चर्चा की है। भौतिक उपलब्धियों और व्यक्तिगत संतुष्टि की खोज, खुशहाली की खोज के अक्सर घटक होते हैं। यह अध्याय पाठकों को पूंजीवाद, उपभोक्तावाद और बेहतर जीवन की इच्छा के बीच मौजूद जटिल संबंधों पर विचार करने के लिए चुनौती देता है। यह समकालीन समाजों को समर्थन देने वाली आर्थिक और सामाजिक शक्तियों की एक उत्तेजक जांच है, जो पाठकों को पूंजीवाद के फायदे और नुकसान के साथ साथ इसने हमारे समय को कैसे आकार दिया है, इस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अध्याय 14, होमो सेपियंस का अंत।
यह अध्ययन नई प्रौद्योगिकियों, विशेषकर जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित प्रौद्योगिकियों के मानव जाति के अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यह पुस्तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की क्रांतिकारी क्षमता की जांच करती है और बताती है कि कैसे यह एक दिन विचार और रचनात्मकता सहित कई नौकरियों में मनुष्यों से आगे निकल सकती है। सुपर इंटेलिजेंट AI अर्थव्यवस्थाओं, रोजगार की प्रकृति और शायद नौकरी के बाजार को बदल सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। दूसरी ओर जैव प्रौद्योगिकी अवसर और नैतिक पहेलियां प्रदान करती है। मानवता की प्रकृति और मानव होने के अर्थ की सीमाओं के बारे में प्रश्न आनुवंशिक इंजीनियरिंग और मानव DNA को बदलने की क्षमता द्वारा उठाए जा सकते हैं। हरारी सुधार, लंबी उम्र और यहाँ तक कि बिल्कुल नए जीवन रूपों के उद्भव की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। पाठकों से आग्रह है कि वे इस अध्याय में चुनौतीपूर्ण नैतिक और दार्शनिक मुद्दों पर विचार करें जो तब सामने आते हैं जब लोग अपने जीव विज्ञान और पर्यावरण पर अधिक प्रभाव डालते हैं। यह हमें उन संभावित रास्तों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है जिन पर हमारी प्रजाति चल सकती है, और साथ ही उन निर्णयों के बारे में भी जो हम इन क्रांतिकारी तकनीक के सामने लेंगे। होमो सेपियंस का अंत में हरारी हमें हमारी प्रजाति के संभावित भविष्य पर विचार करने के लिए कहते हैं, जो कि AI और जैव प्रौद्योगिकी के शक्तिशाली संलयन द्वारा चिह्नित होगा। साथ ही नैतिक, सामाजिक और अस्तित्वगत पहेलियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम मानव इतिहास में एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष: होमो सेपियंस का अंत। सेपियंस: ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड के उपसंहार में लेखक युवल नोआ हरारी हमारी प्रजाति के संभावित भविष्य पर एक विचारशील मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। वह उन महत्वपूर्ण नैतिक और दार्शनिक मुद्दों पर चिंतन करके इसे पूरा करता है जो तब उत्पन्न होते हैं जब लोग अपने जीव विज्ञान और परिवेश पर अधिक प्रभाव डालते हैं। हरारी ने पूरी किताब में पाठकों को होमो सेपियंस के इतिहास का एक मनोरंजक और उत्तेजक अवलोकन दिया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे मानवता प्रारंभिक मनुष्यों की छोटी, खानाबदोश जनजातियों से विकसित होकर आज की जटिल, परस्पर जुड़ी दुनिया में पहुंची है। साझा पौराणिक कथाओं की ताकत एक प्रमुख विषय है जो पूरे उपन्यास में व्याप्त है। हरारी बताते हैं कि कैसे हमारे सहकारी, व्यवस्थित समाज का आधार अमूर्त कहानियों और धारणाओं का आविष्कार करने और उन पर विश्वास करने की हमारी क्षमता रही है। हमारी संस्कृतियाँ, आस्थाएं और सामूहिक पहचान इन सामान्य कथाओं से प्रभावित हुई हैं। कृषि और वैज्ञानिक क्रांतियों का महत्व एक और विषय है जिस पर हरारी चर्चा करते हैं। हमारा अतीत भोजन की तलाश से लेकर खेती तक और अंधविश्वासों और मिथकों पर निर्भरता से लेकर अनुभवजन्य अवलोकन और व्यवस्थित शोध तक के बदलाव से आकार लेता रहा है। इसके अलावा हरारी पूंजीवाद और वैश्वीकरण के प्रभावों की पड़ताल करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि इन कारकों ने आधुनिक दुनिया को कैसे प्रभावित किया है। लाभ और उपभोग की प्रवृत्ति, साथ ही दुनिया के क्षेत्रों के अंतर संबंधों ने संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया है। हरारी भविष्य के बारे में सोचते हैं और पाठकों को नैतिक और बौद्धिक पहेलियों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो आगे आने वाली हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां एक साथ मिलकर हमारे लिए अवसर और समस्याएं पैदा करती हैं, जिन्हें हमें दूर करना होगा। सेपियंस हमें उन निर्णयों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हम लेंगे और जिन रास्तों पर हम चलेंगे, क्योंकि हम मानव इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत में खड़े हैं। यह हमें होमो सेपियंस के विकास और हमारे शरीर विज्ञान, समाज और समग्र रूप से पर्यावरण पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी साझा नियति और हमारी प्रजाति के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने की हमारी साझा जिम्मेदारी के बारे में चर्चा हरारी के काम से शुरू हो सकती है। सेपियंस: ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड किताब का यह ऑडियो बुक यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। कृपया अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट में साझा करें। इसके अलावा आप अगली ऑडियो बुक किस किताब की सुनना चाहेंगे, यह भी हमें बताएं। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ।